कैसे हैं आप सब लोग। सभी को मेरा नमस्कार। स्टडी 25 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि सीटेट की समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें जो है मैथमेटिक्स के कई वीडियोज आप लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। आप सब लोग उसको देखिए और घर पर जो है खुद से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसके पश्चात आज जो है हिंदी शिक्षण स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी विषय आप जानते हैं कि सीटेट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बहुत आसान होता है। इसमें 15 क्वेश्चन जो हैं वो पैसेज से संबंधित आते हैं और 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शिक्षण से संबंधित आते हैं, हिंदी शिक्षण से संबंधित, जो कि बहुत आसान होते हैं यदि हमारी समझ अच्छी हो, यदि हमें भाषा का स्पष्ट कॉन्सेप्ट मालूम हो। एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में या कहिए कि छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में अगर हमें दृष्टिकोण हमारा क्लियर है तो हिंदी शिक्षण के 15 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, और जो पैसेज के क्वेश्चन आते हैं जरा उनमें भी सावधानी बरती जाए तो बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। कई हमारे यहाँ के ऐसे स्टूडेंट हैं जो 30 में 30 नंबर लेकर के हिंदी में आए हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी अच्छी कर लेंगे तो आपको जान लीजिए कहीं पर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और यही आपको स्कोर करा देता है। तो हिंदी शिक्षण हम पढ़ेंगे कैसे? आपके सामने 15 सवाल हिंदी शिक्षण से संबंधित आपको एक वीडियो में मिलेगा, और जब लगभग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे तो क्वेश्चंस का अर्थ बताते समय ही मैं पॉइंट्स आपको बताता रहूँगा, वो आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद 1 से 2 बार उसका रिवीजन कर लेना है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला सवाल हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। देखिए आकलन, यहां पर एक शब्द लीजिएगा, आकलन। आकलन का मतलब क्या होता है? आकलन मीन्स इवेल्युएट करना, ये पता लगाना बच्चे ने कहां तक सीखा है। तो भाषा का जो उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य क्या होता है, पहले तो आप ये सोचने का प्रयत्न करें। भाषा कोई भी हो वो संप्रेषण का माध्यम होता है, हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। अगर किसी भाषा में हम पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हैं, यानी हम जो बोलना चाह रहे हैं सामने वाला वो समझ नहीं पा रहा है, इसका तात्पर्य यही है कि भाषा का जो संप्रेषण हुआ या भाषा की जो समझ हमारी है वो समझ हमारी अच्छी नहीं है और भाषा हम नहीं सीख पाए। तो भाषा हमें अभिव्यक्ति करना सिखाती है। अभिव्यक्ति हम अपने आप को कैसे करें, अपने आप की अभिव्यक्ति कैसे करें, ये भाषा का कार्य है। चलिए अब विकल्प देखते हैं। उसकी पठन क्षमता का आकलन। पठन क्षमता का आकलन भाषा का एक अंग है। ऐसा नहीं है कि ऐसे में चारों विकल्प आपको गलत ही मिलेंगे, 3 विकल्प। कभी कभी क्या होता है कि एक विकल्प जो ज्यादा सही होगा वही हमें चूज करना है। तो पठन क्षमता का आकलन, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोई चीज पढ़ लेंगे लेकिन उसका अर्थ नहीं जान पाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाषा समझते हैं, यानी ये कतई नहीं हो सकता। दूसरा, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, भाषा प्रयोग किस तरह से कर सकता है। देखिए भाषा प्रयोग में लिखने की भी क्षमता आ जाएगी, पढ़ने की भी क्षमता आ जाएगी, बोलने की भी क्षमता आ जाएगी, सारी प्रकार की क्षमता भाषा प्रयोग की क्षमता में आ जाएगी, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही होगा। तीसरा जो है उसकी लेखन क्षमता का आकलन, नहीं, केवल लेखन क्षमता का आकलन नहीं किया जाता, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन ये भी नहीं किया जाता। देखिए बोलना, लिखना, पठन क्षमता, ये सारी चीज तो मशीनें भी कर सकती हैं, लेकिन जो भाषा प्रयोग की क्षमता है, कहाँ पर कौन सी भाषा बोलना है, क्या करना है, ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी। भाषा के आकलन करने में टीचर को इसी का जो है सहारा लेना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाता है? दूसरा विकल्प। इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? ध्यान समझ लीजिएगा, सबसे कम प्रभावी तरीका कह रहा है। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुत लेख। तो आप जानिए सबसे कम प्रभावी वही तरीका होगा जिसमें बच्चे को स्वयं से भाषा की अभिव्यक्ति नहीं करना है। देखिए बच्चा अगर कोई कहानी कह रहा है तो भी उसको भाषाई क्षमता का, उसके विकास कितना हुआ है इसका पता लगाया जा सकता है। जिस तरह की भाषा वो जानता होगा उन्हीं भाषा में वो कहानी कह पाएगा। कहानी लिखने में भी वही प्रोसेस होगा
किसी घटना का वर्णन करना है तो भाषा के द्वारा ही होगा, लेकिन श्रुत लेख का मतलब जिसको हम लोग इमला कहते हैं या कहिए कि डिक्टेशन बोलते हैं, कोई चीज बोला गया उसने लिख दिया, तो यहाँ पर उसकी भाषा की क्षमता का प्रयोग नहीं हुआ, यानी सबसे कम प्रभावी जो है भाषा आकलन जो होगा वो क्या होगा, श्रुत लेख, यानी यहाँ आपका विकल्प सही होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। तो आप ये कहा भी गया है कि जब कोई एक बच्चा फेल होता है तो बच्चा नहीं फेल होता, यकीनन वो टीचर फेल होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की क्षमताओं का अगर आकलन आप कर रहे हैं, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमता का आकलन यहाँ नहीं होता। बच्चा अच्छा करता है या बुरा करता है या बहुत अच्छा करता है, ये कहीं ना कहीं शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी इसमें योगदान होता है। इस प्रकार से ये जो विचार है ये क्या है, पूर्णतः सही है। पहला आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने किस आधार पर यह जानकारी दी? तो आपको पता है कि जो हमारा पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में जो क्रमिक प्रगति होता है वही दर्ज किया जाता है कि बच्चा पहले क्या जानता था, अब क्या जानता है। तो इस हिसाब से ये जानकारी किस आधार पर दी होगी, पोर्टफोलियो के आधार पर ही दी होगी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहली कक्षा में ... भी लिखना के अंतर्गत आता है, यानी लिखने के अंतर्गत क्या आता है, वाक्य लिखना। देखिए पहली कक्षा है, वाक्य नहीं लिख पाएगा बच्चा। शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। तो अक्षर बनाना, शब्द लिखना, वाक्य लिखना, ये सब तो भाषा का एक कह लीजिए कि औपचारिक तरीका है। अगर बच्चा चित्र भी बनाता है पहली कक्षा में, यानी वो हाथ से पेंसिल पकड़ता है, पेन पकड़ता है, कोई ड्राइंग करता है, तो वो भी लिखना के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से यहाँ विकल्प क्या हो जाएगा, 4 विकल्प आपका, यानी चौथा विकल्प आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहां आपको देखना है सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। देखिए अक्षरों की पहचान तो बहुत आवश्यक है। अगर बच्चा अक्षर की पहचान नहीं करेगा तो पढ़ नहीं पाएगा। बच्चे अनुमान भी लगाते हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। संदर्भानुसार अर्थ भी बच्चों को लगाना होता है, लेकिन जो पढ़ने का उद्देश्य है ये जो है इतना महत्वपूर्ण यहाँ नहीं होता है। यहाँ महत्वपूर्ण यही होता है पढ़ना। पढ़ने का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसलिए यहाँ जो विकल्प सही होगा वो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन की क्षमता यानी भाषा को सीखने की क्षमता बच्चा लेकर के पैदा होता है, ये कथन किसका है? ये चॉम्स्की का है, याद कर लीजिएगा आप। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर चॉम्स्की का, वाइगोत्स्की का विचार अक्सर पूछा जाता है। तो चॉम्स्की ये मानते हैं कि बच्चा भाषा को सीखने की क्षमता लेकर के पैदा होता है, यानी बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो आप चॉम्स्की जो है उत्तर लगाएंगे। तो भाषा अर्जन क्षमता या बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये कथन किसका है? चॉम्स्की का है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट में आता है बाल साहित्य। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन ये सही हो सकता है। आप देखिए बाल साहित्य बच्चों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनको जो है देखना, उसमें रुचिकर चीजें होती हैं, कार्टून्स बनाए जाते हैं, इस वजह से उनको बहुत अच्छा लगता है। समाचार पत्र भी बच्चे प्राथमिक स्तर पर इतना महत्व नहीं देते उसको, टेलीविजन को भी इतना नहीं। तो बाल साहित्य जो है ये जो संसाधन है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पर। इसलिए यहाँ कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा विकल्प। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ये बात क्या है?
स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। तो देखिए बच्चा मातृभाषा का जब प्रयोग करता है अपनी कक्षा में, जो बहुभाषी कक्षा होती है, तो ये कहा जाता है कि बालक भाषा की एक पूंजी लेकर के विद्यालय में आता है और एक शिक्षक को चाहिए कि वो इस पूंजी का सम्मान करे। यानी कहीं भी ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल भी नेचुरल है, स्वाभाविक है कि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है हिंदी भाषा की कक्षा में। इसलिए यहाँ विकल्प कौन सा सही होगा? पहला विकल्प। बच्चे जब आते हैं तो अपनी कुछ मातृभाषा की पूंजी लेकर के आते हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता लेकर के आते हैं अपनी भाषा में, और ये जो है टीचर के लिए एक अच्छी बात होती है, उसको टीचर को पॉजिटिव लेना है, ये बात स्वाभाविक होती है। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुभाषिकता की बात अभी मैं कर रहा था। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश डैश व फिर डैश डैश का अभिन्न अंग भी। तो अब इसको हम पुट करके रखेंगे और देखेंगे कि किस पर सटीक बैठता है। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी, यहाँ देखिए, सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी। सभ्यता और साहित्य, संस्कृति और साहित्य, संस्कृति और चुनौतियों, जहाँ जहाँ साहित्य है, साहित्य से इसका कोई मतलब नहीं है। हमारी सभ्यता और संस्कृति का अंग, अभिन्न अंग भी है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता माने मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअल होने का मतलब है एक व्यक्ति के पास, एक बालक के पास कई भाषाओं को सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे जो हैं बचपन से ही या जन्म से ही बहुभाषी होते हैं। तो इस तरह से ये पहला विकल्प यहाँ आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में, देखिए कार्टून है, भाषण है, विज्ञापन है आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या होगा? सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी है। तो ये बिल्कुल देखने से ही समझ में आ रहा है, अनुपयोगी का भी वही अर्थ है, निरर्थक का भी वही अर्थ है, बाधक का भी वही अर्थ है। यानी ये तीनों कतई सही नहीं है, क्या होंगे? सहायक होंगे। तो भाषा क्षमता के विकास में कार्टून, भाषण, विज्ञापन प्राथमिक स्तर पर सभी सहायक होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाता है? पहला विकल्प सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, तो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए पांचों उसने सही लिखा है, किन्हें सही लिखा है, आंखों में देखिए कहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना है, कहाँ अनुनासिक का और कहाँ अनुस्वार का, दोनों प्रयोग जानती है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, यही सही उत्तर है, क्योंकि उसने सभी जगह शब्दों को सही ढंग से लिखा है और अनुनासिक चिन्हों का सही प्रयोग किया है। इसलिए उत्तर होगा वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो यहाँ देख लीजिएगा, लिखित क्षमता, सहज मौखिक अभिव्यक्ति, पठन क्षमता। तो मैंने क्या बताया है कि भाषाई क्षमता जो होती है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, या कह लीजिए जो भाषाई क्षमता है वो भाषा के सभी पक्षों से संबंधित होती है। तो जब भी हमें भाषा शिक्षण के लिए कोई भी कार्यक्रम शुरू करना है तो बच्चे की सहज भाषाई क्षमता, जिसमें वो नेचुरल फील करता है, जिसमें वो इजी फील करता है, उसको पहचानने की जरूरत है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? दूसरा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। देखिए को लिखा है बोलने की क्षमता से। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो रटने से, लिखने से और पढ़ने से और समझने से, इनमें से किससे और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, ये आपको समझना है। तो अब देखिए जरा, मैंने आपको क्या बताया कि जो बच्चे होते हैं वो बहुभाषी होते हैं, और बहुभाषी बच्चे जो होते हैं वो उसमें तुरंत ही जो है लिखने की क्षमता नहीं आ जाती, रटने की क्षमता नहीं, इससे मतलब नहीं पढ़ने की क्षमता नहीं आती, लेकिन समझने की क्षमता उनमें जरूर होती है 2 या 3 भाषाओं की। थोड़ा बहुत वो चीजें समझ लेते हैं, बच्चों को समझने की क्षमता यहाँ
क्लियर हो जाएगा। तो आपका विकल्प जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भरा जाएगा समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी ... को सीखना, उसकी ... को सीखना। तो विषय को सीखने का मतलब है अवधारणाओं को सीखना, विषय वस्तु को सीखना, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं शब्दावली, शब्दावली विषय। तो आपको पता है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना है, उसके कॉन्सेप्ट को सीखना है, और क्या सीखना है, और उसकी शब्दावली को सीखना है, यानी शब्दावली सीखना पड़ेगा, और क्या सीखना पड़ेगा, अवधारणा। देखिए विषय वस्तु कंटेंट को सीखना नहीं होता है, उसको समझना होता है। तो इस प्रकार से ना तो अवधारणा विषय वस्तु होगा, ना विषय वस्तु उपयोगी होगा, ना शब्दावली विषय होगा। अवधारणा और इसी दो में कंफ्यूजन बनती है। तो अवधारणाओं और जो शब्दावली होती है उस विषय की शब्दावली को समझने की आवश्यकता है, सीखने का मतलब है। तो इस प्रकार से 15 सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप लोग इसको देखिए, बार बार समझने का प्रयास करिए, अपना अप्रोच ठीक करिए। एक बार जो है एनसीएफ 2005 हिंदी विषय के बारे में जो कहता है उसको जरूर आप समझिए। दो बातें आज आप नोट कर लीजिए। एक मैं यहाँ आपको टॉपिक भी थोड़ा सा बताऊंगा, उस टॉपिक में है भाषा अर्जन और भाषा सीखने में अंतर क्या है। तो भाषा का अर्जन करना यानी एक्विजिशन एंड लर्निंग में डिफरेंस क्या है। तो जब किसी भाषा का हमारे पास समृद्ध परिवेश होता है तो हम भाषा को एक्विजिशन करते हैं, यानी भाषा का अर्जन कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखिए, हम लोगों का जो परिवेश है वो हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो हिंदी भाषा को हम लोग जनरली किसी को बताना नहीं पड़ता कि राम दौड़ता है कि राम दौड़ती है, हम जान जाते हैं। लेकिन जब यही हमें इंग्लिश में जाना होता है तो वहाँ बाय इफर्ट, यानी हमें कॉन्शियसली इफर्ट के द्वारा, प्रयास के द्वारा, कोशिश के द्वारा हम भाषा को सीखते हैं। यानी जब हमारी भाषा का एक समृद्ध परिवेश हमें मिलता है तब भाषा का अर्जन होता है, और जब परिवेश नहीं मिलता है जानबूझ करके किसी भाषा को हम सीखते हैं, चाहे उसका मेथड कुछ भी हो, कोई किसी भी मेथड से सीखना हो, प्रत्यक्ष विधि से हो, ट्रांसलेशन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो, या अन्य कोई विधि हो, तो उसको हम भाषा का सीखना कहते हैं। तो भाषा सीखने का मतलब हुआ कि उस भाषा का परिवेश समृद्ध हमारे पास नहीं है, और जो भाषा का अर्जन करते हैं वो भाषा क्या होती है, उसका समृद्ध परिवेश हमारे आसपास होता है, इसलिए हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो भाषा अर्जन और भाषा को सीखना, ये अंतर किस बात में क्रिएट करता है, भाषा का समृद्ध परिवेश। अगर भाषा का समृद्ध परिवेश होगा तो भाषा का अर्जन होगा, और अगर भाषा का समृद्ध परिवेश नहीं होगा तो भाषा को हमें सीखना पड़ेगा। यानी बिना जाने, बिना मेहनत किए, बिना प्रयास किए जो भाषा हम सीख जाते हैं उसे भाषा का अर्जन कहते हैं। जैसे कोई बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, और जब कोई विदेशी भाषा या दूसरी भाषा या अन्य भाषा जिस भाषा क्षेत्र में वो नहीं रहता उसे उस भाषा को सीखना पड़ता है, तो उसे हम भाषा की लर्निंग बोलते हैं। यानी भाषाई परिवेश जब होता है तो भाषा का अर्जन होता है, और जब उस भाषा का परिवेश नहीं होता और हम जानबूझ करके उसके व्याकरण सीख करके, उसकी शब्दावली को सीख करके, उसमें बोल करके, प्रयास करके जब हम सीखते हैं तो उसे भाषा का सीखना कहते हैं। जैसे हिंदी हम लोगों का अर्जन हो जाता है और इंग्लिश हम लोग सीखते हैं। तो ये था अंतर लर्निंग और एक्विजिशन में। रोज एक वीडियो में मैं आपको फैक्चुअल भी क्वेश्चंस 15 जो होंगे उनको बताऊंगा, और एक छोटे विषय पर, चूंकि ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है, किसी एक बिंदु पर लास्ट में चर्चा करूंगा। तो इसलिए पूरा वीडियो आप देखें, एक दो बार सुन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 वीडियो हिंदी के आपको मिलेंगे, और आपके 30 के 30 सवाल आपके सही हो जाएंगे। मैं अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको पैसेज से भी संबंधित एक वीडियो दूंगा कि पैसेज को कैसे पढ़ना है, कैसे हैंडल करना है, और उसके उत्तर कैसे देने हैं। चलिए, आप लोगों ने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।